चलिए शांत। बेटा चैप्टर लिखिए है साउंड। ध्यान दो भैया। व्हाट इज, पहले तो बातें करना बंद करो फिर समझो, ठीक है। यशिका देखिए बेटा, व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबको पता है, ठीक है। अब भैया साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? एनर्जी का फॉर्म तो है साउंड। जब कोई बॉडी क्या करती है? हाँ, वाइब्रेट करती है तो प्रोड्यूस होता है साउंड। व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड? वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। सबको पता है ये बातें? अच्छा, पता चल गई। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे कानों में एक सेंसेशन बताता है। पता है ना सबको? कान से होते हुए साउंड जो है ऑडिटरी नर्व में जाता है, फिर वो जो है दिमाग तक जो है ध्वनि को पहुंचाता है बेटा। क्या हुआ सिद्धि? कुछ कोई बात नहीं। तो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, ठीक है। अब हमारे कानों में तो बहुत आवाजें आती हैं, लेकिन हमारा दिमाग क्या उसको परसीव कर पाता है? बात समझिएगा, हमारे कानों तक बहुत आवाजें घुसती हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है किन आवाज़ों को जो है समझ पाता है, सुन पाता है, महसूस कर पाता है, उन आवाज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम लोग की जो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ह्यूमन अरे इंसानों के द्वारा सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक। सुन रहे? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आवाज हम सुन सकते हैं, सही है। अब सुनो इसके बेटा, इससे छोटी, नमन फिजिक्स में फेल होना है, पढ़ लो बेटा। 20 हर्ट्ज से छोटी आवाज को कहते हैं इंफ्रासोनिक। अगर आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो क्या कहा जाएगा उसे? और अगर 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो उसे कहा जाएगा अल्ट्रासोनिक। बात समझ में आ रही है? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक आवाज इतनी ज्यादा होती है कि दिमाग परसीव मतलब समझ नहीं पाता, उसको फिल्टर नहीं कर पाता, या कह लीजिए आप लोग रिसीव नहीं कर पाते, है ना। ये करता भी है तो उसको आपको बताता नहीं कि आवाज आई है। जैसे बैट्स की जो आवाज होती है, सबको पता है ना, बैट्स मतलब क्या है? चमगादड़ घरों में चाय करते थे पहले, बहुत पहले। अब तो चमगादड़ कम हो गए हैं, मतलब अब नहीं आते घर, या जो भी रीजन हो, ठीक है। तो बैट्स जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारा दिमाग परसीव नहीं कर पाता। ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए बैट्स की आवाज प्रोड्यूस करते हैं। डॉल्फिन्स भी आवाज प्रोड्यूस करती हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए, या जो भी, डॉल्फिन्स भी यही आवाज प्रोड्यूस, इतनी मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे काम की वो चीजें हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो व्हाट इज, मजा आ रही है, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, है इधर। तो व्हाट इज अल्ट्रासोनिक? अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज इंफ्रासोनिक? अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अपने हिसाब से ये चीजें लिख लीजिएगा जो आपको लिखनी हो, और हम आपको बता दें कुछ जरूरी चीजें, ठीक है। ये लिखना है, लिख लो। चलिए इसके बाद लिखिए, देखो बेटा, साउंड वेव। साउंड तो उन्होंने समझ लिया क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल से ही प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज पढ़ लिया हम लोगों ने।
20,000 से ज्यादा अल्ट्रासोनिक, 20 से कम इंफ्रासोनिक। दीपक देखो इधर बेटा। अब जैसे मैं कहूँ कि साउंड को एज अ वेव अगर ट्रीट करें, समझें ये साउंड वेव, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, दोनों चीजें समझ सकते हो। ये साउंड की हमने एक वेव बना दी, दो वेव्स बना दी, ठीक है, ये एक वेव समझ रहे हो ना, ये एक वेव, सही है। एक वेव कंप्लीट करने के लिए साउंड को टाइम क्या लगता है, टी, तो आधी वेव कंप्लीट करने के लिए t/2, सही है। मतलब ये t एंड x दोनों ही बना देते हैं। चलो उसमें ये टाइम पीरियड हो गया। छोटी छोटी चीजों को भी यहां समझना। सबसे पहला टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो इस ग्राफ में बेटा देखेगा, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। ये हमने ट्रांसवर्स वेव बनाई हुई है, मतलब एक जनरल वेव की बात कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड समझ गए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, एम्पलीट्यूड क्या होता है। फिर एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव्स, मतलब कितने ऑसिलेशंस हुए, कितने, होशियार इधर देख लो, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए, मतलब एक सेकंड में इतने ऑसिलेशंस हो गए, तो जितने भी होंगे उनको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, और 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज होता था, या फ्रीक्वेंसी को पर सेकंड भी कहते हैं। अभी डेफिनेशंस लिखनी है, लिखवा देंगे। फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी से नोट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज टाइम पीरियड, इधर देखो बेटा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने की जो टाइम है वो टाइम पीरियड। टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसीलिए टाइम की यूनिट सेकंड होती है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड होती है। जब हम मुड़ा करें तो हम ये ना देखें कि कोई उधर क्या देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। ये क्या करते रहते हो भाई तुम लोग, फोकस नहीं रखते हो क्या बोर्ड पे। हमको इतनी फीस देते हो तो उसका कुछ लाभ भी उठाया करो, हाँ, कि बस फीस दी, पढ़ा ना पढ़ा क्या फर्क पड़ता है। इधर देखिए, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड समझ में आ गया, टाइम टेकन टू कंप्लीट। फिर आता है वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ, ये देखो, इसे कहते हैं क्रेस्ट। ये क्या है, ये क्या है, ट्रफ। सबको पता है ना, क्रेस्ट, ट्रफ। दो क्रेस्ट की दूरी को, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट की दूरी को क्या कहते हैं, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ की दूरी को भी क्या कहते हैं। आसान भाषा में कहें, एक वेव की लेंथ इज वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ इज वेवलेंथ, लेंथ, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, सही है। एम्पलीट्यूड की यूनिट भी मीटर ही होगी, या सेंटीमीटर, जो कह लीजिए आप लोग। फिर आता है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो वेव ने दूरी ट्रेवल करी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। नहीं समझ में आया सबको। अब इन्हीं सब चीजों को डेफिनेशन के तौर पर लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते, पहले लिख लो, पहले लिखो, पहले वेव बना लो। वेव वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, ये बनता है। पहले बोले एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड,
The maximum displacement of the particle of medium from its mean position. The maximum displacement of the particle of a medium of the medium from its mean position. समझ गए? दूसरा देखो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, number of vibrations in 1 second made by the particles of medium. ठीक है, made by the particles of medium. फ्रीक्वेंसी हो गई, यूनिट क्या हो गई, हर्ट्ज या पर सेकेंड, जो कह लीजिए आप लोग, हर्ट्ज या पर सेकेंड. फिर देखो टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. हो गया. फिर क्या लिखोगे? ये फॉर्मूला लिखना, टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. फिर लिखिए वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स. द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, या एक टाइम पीरियड में जो दूरी ट्रेवल हुई है वही क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स. समझ गए? फिर लास्ट लिख लो वेव वेलोसिटी. एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो वेव वेलोसिटी. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड. इसका फॉर्मूला, वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा. लाइट में पढ़ा है ना हम लोगों ने ये, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. क्या सभी लोग समझ गए? ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपने 9th में भी पढ़ी होंगी. इसमें कुछ अलग नहीं है. अभी तक जो भी पढ़ा है इसमें कुछ आपने नया नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी समेट लो. ठीक है? बने. फिर लिखो बोले बेटा, टाइप्स ऑफ वेव्स. टाइप्स ऑफ वेव्स. इसमें पहला लिखिए टाइप्स ऑफ वेव्स में मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स. चलो, मैकेनिकल वेव्स आपको बता दें. मैकेनिकल वेव्स आप लोग ने सुनी होंगी, दो प्रकार की होती हैं, मतलब समझा रहे हैं. एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स.
ठीक है मयंक, समझा सकते हो व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? मयंक जो सीधी जाती है तो वेव अच्छा हाँ, कौन बता सकता है व्हाट इज मैकेनिकल वेव? हाथ उठा के बताओ। हाँ नमन, हाथ नहीं उठ रहा है? हाँ तो हाँ, एक तरीका तो चलो ये भी है, ये भी एक चीज है। आइए सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। अब समझने वाली बात क्या है कि मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मतलब वेव को यहां से वहां तक जाना है। पकड़ो भैया, पकड़ो पकड़ो। ये बेटा ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हाँ यही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो हाँ क्या बेटा, कैमरा में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? अब आ रहा है, ठीक है हो गया। तो ये है अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो आसपास मीडियम पार्टिकल्स हैं, अगर वो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट करें तो ये कौन सी वेव होगी? तो when the particles of a medium travel perpendicular to the direction of propagation, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इसके क्या ट्रेवल करेंगी? अब देखो ये ऐसे ट्रेवल करेंगी। क्रेस्ट और ट्रफ कब बनेगा? अब देखो समझना मेरी बात को, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ना? नहीं समझे मेरी बात? वेव ऐसे जा रही है तो क्योंकि आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है इसलिए वो किस फॉर्म में हो जाती है? क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में हो जाती है। नहीं समझ पाए? देखो ट्रांसवर्स रेज में लिखिए, when the particles of medium travel perpendicular to the direction of propagation, when the particles of medium travel perpendicular to the direction of propagation of wave, when particles of medium travel perpendicular to the direction of propagation of wave, forming crest and trough, forming crest and trough is called a transverse wave. The wave is called transverse wave. When the particles of medium travel perpendicular to the direction of propagation of wave, forming crest and trough, the wave is called transverse wave. समझ गए सब लोग? ट्रांसवर्स वेव्स कहाँ बनती हैं? रिजिड जगहों पे। कहाँ पे? रिजिड जगहों पे बनती हैं। तो सॉलिड्स में और लिक्विड्स की सरफेस पे। लिखो these waves are formed on the surface of liquids and in solids. These waves travel या form जो लिख लो on the surface of liquids and in solids. सॉलिड की सरफेस पे नहीं, पूरे सॉलिड में, और लिक्विड की सिर्फ सरफेस पे। ठीक है, ये केवल रिजिड जगहों पे ही बनती है। दूसरी है लिखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हाँ भैया, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स? हाँ, रेयरफैक्शंस फॉर्म करती है। मतलब ये होती क्या है? अरे मतलब ये क्रेस्ट और ट्रफ बनाती हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शंस बनाती हैं। मतलब हाँ, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पार्टिकल होते हैं, ये उसी डायरेक्शन में होते हैं। कैसे? जैसे समझिएगा आप लोग, बहुत सिंपल सा है।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, सुनिएगा ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ। तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के इस तरह से उसी डायरेक्शन में, नहीं समझ पा रहे, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, कैसे फिगर ड्रॉ कर दे। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जानते हो, समझ गए, ऐसे कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस, बहुत सिंपल सा है। आपने ये चीज समझी होगी, जैसे मान लीजिए ये मीडियम पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां से मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस हुआ, सोर्स। अब होगा क्या, यहाँ पे कुशाग देख लो कि पहले ये दोनों पार्टिकल्स क्या करेंगे, कंप्रेस। कंप्रेशन, जहां कंप्रेशन होता है वहां पार्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर ये टकराने के बाद आपस में क्या करेंगे, फिर फैलेंगे, फिर ये वहीं आ जाएगा, ये आगे जाएगा, यहाँ कंप्रेशन, यहाँ रेयरफैक्शन, फिर इसी प्रकार से ये चीजें चलती रहेंगी। फिर ये वापस आ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, इसी प्रकार से ये मीडियम पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, पार्टिकल वहीं रहेगा, वेव ट्रेवल करेगी, नहीं समझ पाए। और ये मोशन जो होता है ये इलास्टिक मोशन होता है, इलास्टिक मतलब जहां पार्टिकल था देखो वहीं आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखने में ज्यादा सही लग रहा है, समझने की जरूरत क्या है, देखिए देखिए बहुत लिखते देखिए। अरे पहले समझा करो भाई, फिर लिखा करो, अभी भी लिख रही कोई मतलब नहीं। चलो लिखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में लिखिए, दोज वेव्स in which particles of medium, those waves in which particles of medium travel along the direction of propagation of wave, those waves in which particles of medium travel along the direction of propagation forming compressions and rarefactions, forming compressions, rarefactions, समझ गए, forming compressions and rarefactions। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये तीनों में से किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड्स में, लिक्विड्स के अंदर भी, और गैसेस में तो बिल्कुल ट्रेवल करेंगे। लिखो, these waves can travel in solids, liquids as well as in gases। ठीक है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, सब में, सबके लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला सब लोग देखो जरा बेटा, एक बात बता दें, जैसे सॉलिड्स में सॉलिड्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग होता है, लिक्विड्स में अलग होगा, और गैसेस में क्या होगा, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब हम लोग सिर्फ गैसेस के बारे में समझते हैं, फिलहाल हवा में समझते हैं चीजों को, है ना। ये 11th में मिलेगा आप लोगों को, फिलहाल समझिएगा न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन भैया ने फॉर्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसेस में फॉर्मूला दिया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रो। पी मतलब प्रेशर, रो मतलब डेंसिटी। ये फॉर्मूला गलत, सही है। इस फॉर्मूले के हिसाब से स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एज इन साउंड, साउंड क्या है, एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अभी बताएंगे चीज, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसेस यानी कि साउंड का फॉर्मूला अंडर रूट प्रेशर बाई रो से जब निकाला गया तो वैल्यू गलत आ रही थी 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आए एक भैया लाप्लास, तो लाप्लास ने न्यूटन के इसी फॉर्मूले को करेक्ट कर दिया,
और फॉर्मूला बना दिया अंडर रूट गामा पी बाई यू। उन्होंने कहा गामा सीपी बाई सीवी के रेशियो का इस्तेमाल कीजिए। वो सब क्या है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, अभी 10 तक तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ये लाप्लास का फॉर्मूला है जिन्होंने न्यूटन के फॉर्मूले को सही किया, और साउंड की सही स्पीड जो है इसी फॉर्मूले से निकल के आती है। यस, नहीं समझ पाए? अब आपसे मान लीजिए पूछा गया ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन गैस डिपेंड्स। क्वेश्चन तो आपके लिए यही आएगा ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए स्पीड किस पे डिपेंड करती है गैस में? प्रेशर और डेंसिटी। ये तो मीडियम पे है, कांस्टेंट है, उसको आप छोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये गैस पे डिपेंड करेगा, गामा की जो वैल्यू है गैस के नेचर पे डिपेंड करेगी। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए अलग होगी, डाई एटॉमिक के लिए अलग होगी, ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए अलग होगी, वो बात की बात है। समझ गए ना सब लोग? ये लिख लो। सॉलिड्स में भी बता दें क्या? ये तो गैसेस में हो गया, ये गैसेस में। सॉलिड्स में भी लगे हाथ देख ही लो। अरे मतलब ट्रांसफर्स के लिए, ये हमने बताया किसके लिए? लॉन्गिट्यूडिनल के लिए बता दिया गैसेस में। अब हम ट्रांसफर्स के लिए बता देते हैं, लगे हाथ ट्रांसफर्स के लिए देख लो। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। टी क्या है? टेंशन। अरे गिटार जानते हो ना, गिटार बजा लेता है कोई यहाँ पे? बजा लेते हो तो? हाँ, हम तो बजा ही लेते हैं। गिटार में जो वो होता है, क्या होता है निश्चल? स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को आप जितना ज्यादा तनाव दोगे, टिंग, कम तनाव दोगे टिंग, ज्यादा तनाव दोगे टिंग। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग सॉलिड ही तो है, और सॉलिड स्ट्रिंग जो है वो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करती है। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड जो है वो तनाव पे डिपेंड करेगी, जितना तनाव ज्यादा स्पीड उतनी ही ज्यादा। तो हाथ मतलब पीछे कोई फर्क नहीं पड़ रहा दीपक भैया को, तारीफ क्या कर दी, अपना मस्त लगे हुए हैं इसमें, पानी पी रहे हैं बढ़िया। वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट टी। टी मतलब टेंशन, एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ। टी मतलब क्या है? टेंशन, जितना ज्यादा टेंशन उतनी ज्यादा वेलोसिटी, और एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। जितना मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ही क्या होगी? कम। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, वेलोसिटी कम। समझ गया मेरी बात? देखो चलो, सब लोग समझ गए? हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया अभी? आदर्श बाबू क्या क्या पढ़ा आज? हाँ नहीं बेटा, पहले हम लोग ने पढ़ा साउंड, फिर साउंड की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, फिर वेव की परिभाषाएं है कि नहीं है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी। उसके बाद पढ़ा मैकेनिकल वेव दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन गुप्ता जी, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है कंप्रेशंस और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। दोनों की स्पीड का फॉर्मूला पढ़ लिया आप लोगों ने। अब लाइट वेव और साउंड वेव में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एक तरफ लिखो लाइट वेव, एक तरफ लिखो साउंड वेव, ठीक है? ये चैप्टर इसलिए अच्छे से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं और डीपली घुस के, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत आएगा पेपर में। बहुत का मतलब आप ये मान के चलिए कि पीछे जो सेक्शन बी होगा इससे भरा होगा, थ्योरी बहुत है। समझे ना मेरी बात? इसीलिए थोड़ा चैप्टर डीपली पढ़िएगा। लाइट वेव और साउंड वेव, आओ सब लोग इधर देखो। एक तरफ लाइट वेव, एक तरफ साउंड वेव, सही है? सभी लोग सबसे पहले तो एक चीज बता दें बेटा, जैसिका आप लोग मानेंगे नहीं, मतलब डंडा खाएंगे तभी मानेंगे। चलिए इधर देखिए, लाइट और साउंड की बात करें, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये तो हमने पढ़ा ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पिछले चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है।
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करती हैं। अब बहुत सारी प्रॉपर्टी जो लाइट वेव्स की होती हैं नॉर्मली, इनकी विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम भी हमने पढ़ी। तो लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। साउंड क्या होता है? मैकेनिकल वेव तो है ही, मैकेनिकल वेव का एक प्रकार है, बल्कि ये कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। मतलब मैकेनिकल वेव से दो प्रकार की है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और अपना ये पहला हो गया। लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या टू बी वेरी प्रिसाइज 299792458 होती है मीटर पर सेकेंड। छोड़ो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साउंड की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, मतलब एयर की बात हो रही है, 330 मीटर पर सेकेंड लेंगे इस चैप्टर में हम लोग। 330 340 वो जो दिया जाएगा आपको, समझ गए। अभी जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्रेस्ट बनाती है, और ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। समझ गए ना। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डज नॉट रिक्वायर, ये तो उसी में आ गया लेकिन लिख दे रहे हैं, डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपोगेशन के लिए, रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। भाई चांद पे जाके थोड़ी ना आवाज आएगी आप दोनों को एक दूसरे की, आप लोगों को दूसरे, वहां पे तो आप लोगों को फिर अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी, है ना, मानस के तरीके से। आया नहीं है आज, कोई बात नहीं, ठीक है। पूजा करना देख लिया सबने। अब इसके बाद लिखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड टकरा के वापस भी आ सकता है ना। अरे इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है रिफ्लेक्शन में, बहुत सिंपल चीज है कि हमने कुछ बोला, हमने बोला तो हमारे द्वारा बोली गई आवाज हमारे ही कानों में वापस आ रही है कहीं से टकरा के, तो उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्ट। एको नहीं, एको रिफ्लेक्शन का एक अलग टाइप है, वो भी बताएंगे। फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। इस कमरे में रिफ्लेक्शन हो रहा है कि एको हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। कमरा खाली कर दे, बड़ा कर दे, एको भी होने लग जाएगा, वो अलग चीज है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? आवाज का ट्रेवल करके टकरा के किस चीज से टकराएगी? दीवार से, किसी सरफेस से टकराएगी, और वो सरफेस, खुशहाल बेटा, उस सरफेस की का साइज, उस सरफेस का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत बड़ा होना चाहिए। सुन रहे हो कि वजह नहीं हम पढ़ा रहे हैं? लग तो नहीं रहा है, तो अपने में लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, वो पीछे अपनी बात कर रहे हैं। चलो ठीक है। तो हमने क्या कहा भैया कि साउंड की रिफ्लेक्शन तभी होगा, साउंड का रिफ्लेक्शन, जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो। कोई बात समझ में आएगी? लाइट इक्वल टू लाइट के साउंड की वेवलेंथ से बड़ा, ठीक है। तो यही चीज लिख, क्या लिखवा दें इसमें? व्हेन द, लिखो, when the size of reflecting surface, when the size of reflecting surface is much bigger than the wavelength of sound wave, when the size of reflecting surface is much bigger than the wavelength of sound wave, wavelength of sound wave, comma reflection occurs। मतलब यही एक कंडीशन है रिफ्लेक्शन होने की, समझ गए ना? कॉमा रिफ्लेक्शन अकर्स। साउंड का रिफ्लेक्शन तभी होगा जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल बहुत बड़ा हो, वेवलेंथ से, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का एक स्पेशल केस है एको।
देखो टॉपिक डालो एको, आवाज खाली कमरे में आवाज गूंजती है अगर कमरा बड़ा है। पहाड़ों पे वो प्रीति जिंटा चिल्लाती नहीं है कोई मिल गया हमें जाके, तो आवाज उसी की 3 बार टकरा के वापस आती है। देखियो कोई मिल गया, कोई मिल गया उसको वो चिल्लाती है, इसलिए तो एलियन आता है। चलो देखो बेटा बेटा, तो एको क्या है? दीपक 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 दीपक, सुन रहे हो बेटा? हाँ, एको मतलब क्या है? आवाज का टकरा के वापस आना, ठीक है, एक तरीके का रिफ्लेक्शन ही है एको। देखो लेकिन फर्क क्या है? जैसे हम यहाँ कुछ बोल रहे हैं मान लीजिए, तो हमारी आवाज टकरा के हमें कुछ सुनाई दे जा रही है, डायरेक्ट मेरे कानों में चली आ रही है। लेकिन एको में क्या होता है? मैंने कुछ बोला, दीपक दीपक, नहीं समझे मेरी बात? हमने कुछ चिल्लाया तो उसकी आवाज मुझे जो है कुछ सेकंड बाद मुझे वापस आई टकरा के, तो एको तब सुनाई देता है दीपक जब ओरिजिनल साउंड सीज हो जाए और रिफ्लेक्टेड साउंड टकरा के वापस आए। तो उतना समय भी तो मिलना चाहिए, हमारी आवाज बंद हो और एको वाली आए, नहीं समझे? इसलिए कंडीशंस है। हाँ मतलब बहुत चीजें, कम से कम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए ताकि हमारी आवाज बंद हो जाए और टकरा के वो वाली आवाज हमारे कानों तक आए। टाइम मिलना भी तो चाहिए, है ना? 0.1 सेकंड होना चाहिए, सही है। तो व्हाट इज एको समझ आया? देखो, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन from a distant obstacle, sound heard after reflection from a distant obstacle, such as cliff, hillside पहाड़ों में, सही है, wall of building, क्लिफ, हिलसाइड, बिल्डिंग की दीवार, एटसेट्रा, सही है? ये लिख रहा है देखो, क्लिफ, हिलसाइड, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल सच एज, किताब में लिखी है, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड। नहीं समझ पाए? इज कॉल्ड एको। अब एको के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।